आज की कहानी है एक डाली के फूल। इंटर की परीक्षा पास कर नलिनी ने जिस कॉलेज में प्रवेश लिया, इत्तेफाक से उसकी हमशक्ल ज्योति नाम की एक लड़की ने भी उसी कक्षा में दाखिला लिया। शुरू शुरू में तो लोग समझते रहे कि दोनों सगी जुड़वा बहनें होंगी, परंतु जब धीरे धीरे पता चला कि ये बहनें नहीं हैं, तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों के आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब ज्योति ने बताया कि वो इस वर्ष ही कानपुर से यहाँ आई है और नलिनी को जानती तक नहीं। इस चर्चा के कारण दोनों गहरी मित्र बन गई। ज्योति तो बहुत मेधावी व चंचल थी, परंतु नलिनी थोड़ी संकोची व अपने में सिकुड़ी सिमटी। ज्योति जीवन की भरपूर हिलोरे लेती नदिया सी लहराती बहती दिखती थी, वहीं नलिनी शांत स्थिर जल के समान थी। यही अंतर दोनों में भेद रख सकता था, वरना यदि दोनों को समान वेशभूषा व समान बालों की बनावट कर खड़ा कर दिया जाता तो उनके अभिभावक तक धोखा खा सकते थे। धीरे धीरे ये बात उनके घरों तक भी पहुंची। नलिनी के घर में कोई तवज्जो न दी गई। हंसी हंसी में बात उड़ गई। शायद विपुला की स्मरण शक्ति भी धूमिल पड़ चुकी थी। वकील साहब यानी नलिनी के पिता ने एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी। वैसे भी वे बेटियों को महत्व ही कब देते थे, किंतु ज्योति के पिता डॉक्टर प्रशांत ने जब ये सुना तो उन्हें थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उनकी एकमात्र संतान ज्योति ही थी। वे उसकी खुशियों का इतना अधिक ख्याल रखते थे कि उसकी छोटी छोटी बातों को भी पूरा करके उन्हें संतोष मिलता था। पत्नी नवजात शिशु को जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी। वे इसी बच्ची को चिपकाए रहे। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनकी सारी खुशियां ज्योति के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। ज्योति के कॉलेज में वार्षिकोत्सव था। डॉक्टर प्रशांत हमेशा की तरह वहां गए। ज्योति अपनी सहेली नलिनी को अपने पिता से मिलवाने ले गई। नलिनी ने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। डॉक्टर प्रशांत तो ये समानता देख ठगे से रह गए। वे एकटक निहारते रहे। यह देख ज्योति उनकी आंखों के आगे हाथ से पंखा करती हंसती हुई बोली, पिताजी कहाँ खो गए? है ना बिल्कुल मेरी तरह। वे मानो उसको देखते ही अपनी सुध-बुध क्षण भर को खो बैठे थे। सामान्य होते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सकुचाते हुए वह बोली, नलिनी। तुम्हारे माता पिता भी आए हैं? नलिनी दुखी स्वर में बोली, नहीं। क्यों? पता नहीं, शायद दिलचस्पी नहीं ली है। वे एक कटु मुस्कान छोड़ उसे पुचकारते से स्वर में बोले, अच्छा बेटा जाओ। ज्योति नलिनी का हाथ पकड़ उछलते कूदते छात्राओं की पंक्ति में जाकर बैठ गई। डॉक्टर प्रशांत कार्यक्रम तो जरूर देख रहे थे, पर उनका ध्यान कहीं दूसरी ओर था। बैठे बैठे उन्हें ध्यान आया कि नलिनी के घर का पता व फोन नंबर पूछना तो वे भूल ही गए। ज्यों ही समारोह समाप्त हुआ, उनकी बेटी ज्योति पास आई और बोली, पिताजी नलिनी को भी ले चलें, उसके घर पर छोड़ देंगे। क्यों? क्या उसके घर से उसे लेने कोई नहीं आया? ऐसी बात नहीं है, उसका भाई आया होगा, परंतु मैं उसका घर देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। नलिनी का भाई सचमुच मोटरसाइकिल लिए खड़ा था, परंतु ज्योति ने हट करके उसे अपने साथ कार में बिठा लिया। नलिनी भी कुछ नहीं बोली। इसी बहाने डॉक्टर प्रशांत ने भी उसका घर देख लिया। वह उतरने लगी तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे यहाँ फोन है? घर पर नहीं है, पिताजी के दफ्तर में है। जरा नंबर बताना। डॉक्टर प्रशांत ने जेब से छोटी डायरी निकाली और नंबर नोट किया। नमस्ते व धन्यवाद कहकर नलिनी घर में चली गई। डॉक्टर प्रशांत रात भर ठीक से सो न सके। बड़ी उथल पुथल सी उनके हृदय में मची रही। दो लड़कियों की शक्ल सूरत व उम्र की इतनी समानता देख वे दुविधा में पड़ गए थे। अगले दिन उन्होंने नलिनी के पिता को फोन किया। उन्होंने फोन पर ही अपना पूरा परिचय दिया और पूछा, क्या आपकी बेटी नलिनी का जन्म 4 जनवरी 1974 को कानपुर के भारत अस्पताल में हुआ था? उधर वकील साहब का स्वर गूंजा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तारीख और सन मुझे इसीलिए भी याद है क्योंकि मेरे बेटे की जन्मतिथि भी वही है। समय मैं बता देता हूँ, रात के करीब 12:10। डॉक्टर प्रशांत फोन पर ही चकित हो उठे। इसी समय के आसपास तो उनकी भी बेटी पैदा हुई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभी तक किस्से कहानियों में ही ऐसी बातें पढ़ने को मिलती थी, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा हो सकता है? उनका जिज्ञासु वैज्ञानिक मन ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था
कि समान कद काठी के चेहरे मोहरे की दो लड़कियां दो भिन्न परिवारों में पैदा हो सकती हैं। डॉक्टर प्रशांत बड़े चुपचाप से रहने लगे, कहीं खोए खोए से। घंटों सोचा करते, पर कोई निष्कर्ष निकालने में सफल न हो पाते। ज्योति भी पिता की इस स्थिति से अनभिज्ञ न थी, परंतु उनके दुख व चिंता का कारण भी वह नहीं समझ पा रही थी। एक दिन पिता के गले झूलते हुए बोली, क्या मुझसे कोई गलती हो गई पिताजी? नहीं बेटे, फिर आप इतना गुमसुम क्यों रहते हैं? मुझे आपका इतना गंभीर होना बहुत खलता है पिताजी। डॉक्टर प्रशांत बेटी के गाल थपथपाकर हंस दिए और बोले, बेटा तुम अपनी सहेली को इतवार के दिन घर ले आना, हम सब बैडमिंटन खेलेंगे। ज्योति खुशी खुशी चली गई। डॉक्टर प्रशांत का वैज्ञानिक दिमाग कुछ परीक्षण कर लेना चाहता था। इतवार को गाड़ी ले ज्योति अपनी सहेली के घर उसे लेने गई, तो डॉक्टर प्रशांत लॉन में ही बेचैनी से टहलते रहे और सोचते रहे अपने परीक्षण के विषय में। इंतजार में घड़ियां बीत रही थीं और ज्योति का कहीं अता पता नहीं था। अंत में गाड़ी बंगले में दाखिल हुई, परंतु ये क्या, नलिनी तो उसके साथ नहीं थी। ये तो कोई और ही लड़की थी। ज्योति को क्या मालूम कि उसके पिता के दिमाग में क्या गूंज रहा है, या वह किस विशेष सहेली को लाने को बोले थे। वह पास आते हुए बड़ी शान से बोली, चलिए अब खेलते हैं। गीता बेजोड़ है बैडमिंटन में। डॉक्टर प्रशांत इस पर क्या बोलते, उनका तो तीर खाली चला गया था। वे धीरे से बोले, और वो तुम्हारी सहेली, क्या नाम बताया था? हाँ नलिनी, उसे क्यों नहीं लाई? ज्योति हंस दी, पिताजी उसे खेलने में विशेष दिलचस्पी नहीं है। डॉक्टर प्रशांत ने मन ही मन अपने को कोसा। चूंकि वे बेटी से वादा कर चुके थे, इसलिए बड़े मरे मन से बैडमिंटन खेलने लगे। बच्चों के साथ खेलते खेलते थोड़ी देर को वास्तव में भूल गए अपने परीक्षण व परिणाम को, और उनके साथ नोक झोंक करते खेलने लगे। एक दिन इत्तेफाक से नलिनी स्वयं अपने भाई के साथ डॉक्टर प्रशांत के क्लिनिक पहुंच गई। उसके गाल में सूजन आ गई थी, अंदर की दाढ़ में काफी दर्द था। डॉक्टर प्रशांत को तो मानो बिना लाग लपेट के परीक्षण करने का सुराग हाथ लग गया था। कहाँ तो उन्होंने सोचा था कि ज्योति जब नलिनी को लेकर घर आएगी तो खेल तो एक बहाना होगा, वास्तव में तो उसका दांत परीक्षण मजाक मजाक में कर अपनी शंका दूर करेंगे। उन्होंने नलिनी का मुख खोलकर परीक्षण किया। उसका इलाज तो किया ही, साथ ही ये भी नोट किया कि नलिनी के पीछे संपूर्ण दांत ना होकर केवल दो ही दांत हैं। सुबह उन्होंने ज्योति को बुलाया और उसका दांत परीक्षण किया। वे दंग रह गए, उसके भी पीछे केवल दो ही दांत थे। उन्होंने विश्वास हो गया कि ज्योति व नलिनी दोनों जुड़वा ही हैं। जरूर किसी ने बीच में शरारत की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी एक बेटी किसी ने चुराई हो। उनका मन व्याकुल हो उठा। डॉक्टर प्रशांत तो पत्नी के प्रसव से 8 माह पूर्व ही विदेश चले गए थे। उन्हें तो जब पत्नी के निधन का समाचार मिला था, तब भागे चले आए थे। उनकी जिज्ञासा उन्हें कानपुर खींच के ले गई। उन्होंने अस्पताल से सारी रिपोर्टें निकलवाईं, परंतु व्यर्थ। रिकॉर्ड में तो एक ही बच्चा हुआ लिखा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा, क्यों ना नलिनी का रिकॉर्ड देख लिया जाए। पहले तो अस्पताल के कर्मियों ने इनकार कर दिया, परंतु डॉक्टर प्रशांत को वहां के डॉक्टर मल्होत्रा बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कह सुनकर नलिनी का रिकॉर्ड निकलवा दिया। विपुला के 2 जुड़वा बच्चे होने का रिकॉर्ड था। साथ में ये भी लिखा था कि एक ही नाल से दोनों बच्चे जुड़े थे। उन्होंने देखा, वजन के स्थान पर एक बच्चे का वजन स्वस्थ बच्चे के वजन के बराबर काटकर लिखा गया था। ये बात वे समझ न सके कि आखिर एक ही नाल से जुड़े बच्चों के वजन में इतनी असमानता कैसे, जबकि जुड़वा बच्चों का वजन जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चे जितना नहीं होता। ऊपर से लड़के का वजन काटकर लिखा हुआ था। यही नहीं, मात्रा भी कटी थी, मानो भूल से लड़की लिख दिया गया हो। उन्होंने फिर अपनी फाइल देखी, कहीं कुछ कटा पिटा नहीं था। इतना उनके दिमाग में दौड़ा भी नहीं कि बेटा को बेटी करने में या लड़का को लड़की करने में कहीं काटने पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे चुपचाप घर लौट आए। पहेली हल नहीं हुई थी। यदि ज्योति नलिनी की बहन थी, तो उनका बच्चा कौन था? वह कहाँ गया? उनकी उत्सुकता इतनी तीव्र थी कि वे रात दिन सोचते ही रहते। नलिनी ज्योति से मिलने अक्सर आ जाती। उसे बड़ा आनंद आता जब डॉक्टर प्रशांत उन दोनों के साथ गपशप में व्यस्त हो जाते।
एक दिन डॉक्टर प्रशांत ने नलिनी व ज्योति के खून का परीक्षण किया। दोनों के कार्डियोग्राफ, उंगलियों के चिन्ह, विभिन्न अंगों के एक्सरे, कानों के पर्दे, आंखों के अंदर की नसों आदि की फोटो ले डाली। ज्योति ने हंसते हुए कहा, नलिनी, पिताजी शायद ये देखना चाह रहे हैं कि हम किसी गंभीर रोग से पीड़ित या पीड़ित होने वाली तो नहीं हैं। उन्हें ये सब करने में बड़ा मजा आता है। डॉक्टर प्रशांत ने जितने भी परीक्षण किए, उनसे यही साबित हुआ कि दोनों लड़कियां जुड़वा बहनें ही हैं। वे दुविधा में डूबे सोच रहे थे कि अंतिम व मान्यता प्राप्त परीक्षण रह गया है। यदि वह परीक्षण हो हल्ला करके करेंगे तो हो सकता है उन्हें अपनी ज्योति से हाथ ना धोना पड़ जाए, और यदि लड़कियों को मूर्ख बनाकर करना चाहेंगे तो वे तैयार नहीं होंगी किसी भी सूरत में। परीक्षण भी तो अजीबोगरीब था। यदि लड़कियों को राजी करने का प्रयत्न करते तो वे उन्हें पागल ही समझती। किसी घायल व्यक्ति का अगर मांस कहीं से उखड़ जाए तो उसी की जांघ का मांस उस स्थान पर लगाया जाता है, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति का मांस कटे स्थान पर लगाने से वह सूख जाता है। यहाँ तक कि उस घायल व्यक्ति के माँ बाप, भाई बहन का मांस भी काम नहीं दे सकता। सिर्फ जुड़वा भाई या बहन का मांस काम दे सकता है। अब इस परीक्षण के लिए भला जवान लड़कियां कहाँ से तैयार होती? डॉक्टर प्रशांत ने सोचा, सारे परीक्षण अभी तक पक्ष में गए हैं, फिर इस एक परीक्षण को लेकर शंका को शंका बने रहने देना कोई अक्लमंदी नहीं है। वे जान गए थे कि दोनों लड़कियां एक ही माँ की हैं, परंतु एक प्रश्न खड़ा था, फिर उनका बच्चा कहाँ गया? क्या किसी ने बच्चे बदल दिए? पर क्यों? ये प्रश्न वे सुलझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ज्योति देखने में सुंदर, स्वस्थ बच्चे के रूप में थी और अपने यौवन के चढ़ते और भी निखर आई थी। लंगड़ी, लूली, गूंगी, काली, कोई भी दोष तो नहीं था। फिर किसी ने क्यों बदला? वे इस गंभीर प्रश्न में उलझे हुए थे कि उनके एक मित्र ने टोका, क्या बात है प्रशांत, कुछ परेशान से दिखती हो। कोई स्त्री अपना बच्चा किसी दूसरे से किन किन कारणों से बदल सकती है? उनके मित्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अपने भारतीय समाज में सबसे प्रमुख व पहला कारण तो लड़का है, जिसे पाने के लिए वे पूरा वाक्य न कह पाए थे कि डॉक्टर प्रशांत बोले, धन्यवाद, तुमने तो मेरी गुत्थी सुलझा दी। डॉक्टर प्रशांत के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। रिकॉर्ड पर लिखी हस्तलिपि उन्हें याद हो आई, जिसमें लड़की शब्द के ऊपर की मात्रा कटी थी और वजन भी काटकर सामान्य बच्चे का लिखा गया था। उन्हें विश्वास हो गया कि जरूर दाल में काला है, परंतु फिर भी एक दुविधा थी। नलिनी के पिता एक प्रतिष्ठित वकील थे, जिनके पास न धन की कमी थी और न ही विद्वता की। डॉक्टर प्रशांत एक दिन बिना बुलाए मेहमान की तरह नलिनी के घर पहुंच गए। वकील साहब सपरिवार घर पर ही थे। नलिनी ने उनके साथ ज्योति को ना देखकर पूछा, चाचा जी, ज्योति नहीं आई? वे हंसकर बोले, नहीं बेटे, मैं घर से थोड़े ही आ रहा हूँ। मैं तो सीधे क्लिनिक बंद करके तुम्हारे घर आ धमका, तुम्हारे हाथ की चाय पीने। उनके इतना खुलकर बोलने से सब हंस पड़े। वकील साहब बोले, चाय ही क्यों, कुछ और पीना चाहेंगे तो वो भी मिलेगा। उन्होंने बड़ी शिष्टता से इशारा समझाते हुए कहा, क्षमा करें, मैं इसके सिवा कुछ और नहीं पीता। विपुला भी शिष्टाचारवश आकर बैठ गई थी। वकील साहब के बच्चों ने बारी बारी आकर नमस्ते की तो वे पूछ बैठे, इनमें से जुड़वा कौन है? इस अकस्मात किए गए प्रश्न पर विपुला चौंक सी गई। नलिनी भी ताज्जुब में पड़ गई, क्योंकि उसने कभी ज्योति से अपने जुड़वा भाई होने की बात कही ही नहीं थी। नलिनी और ये मेरा बेटा दीपक, ये दोनों जुड़वा हैं। वकील साहब मुस्कुराते हुए बोले। डॉक्टर प्रशांत ताज्जुब से देख तो रहे थे, पर विचलित तनिक न हुए। बेटे की ओर वे टकटकी लगाए देखते रहे। बिल्कुल चेहरा, मोहरा, नाक, नक्श उनके जैसा ही था। एक विचित्र सी तरंग उनके हृदय में दौड़ गई, परंतु सामान्य स्वर में बोले, वकील साहब, लोग जाने कैसे हैं, बच्चों की अदला बदली करने में शर्म नहीं महसूस करते। एक लड़के के लिए लोग दूसरे का बच्चा चुरा लेते हैं। वकील साहब, जो वास्तव में कुछ भी ना समझने की स्थिति में थे, मेहमान की हाँ में हाँ मिलाते बोले, हो सकता है साहब, इस दुनिया में कुछ भी संभव है। संभव नहीं वकील साहब, ऐसा हुआ है। एक केस हमारे पास ऐसा है, जिसे मैं चाहूँ तो एक दंपत्ति को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता हूँ, पूरे प्रमाण के साथ। डॉक्टर प्रशांत कुछ ज्यादा जोश में कह गए। विपुला को तो बिजली का करंट सा लगा। वह सुन्न सी पड़ गई।
वकील साहब को तो जोश से कोर्ट में जिरह सुनने और कहने की आदत सी थी। वे प्रभावहीन बने देखते रहे। डॉक्टर प्रशांत शायद अपने को तब तक काबू में कर चुके थे। वे मुलायम पड़ते रूखी हंसी हंसते हुए बोले, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। यह कहते उन्होंने तिर्यक दृष्टि विपुला पर डाली, जो सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उनके जाने के बाद वकील साहब विपुला से इतना भर बोले, डॉक्टर प्रशांत ऐसे कह रहे थे मानो उनका कटाक्ष हम पर ही हो। विपुला पति के मुंह से ये सुनकर और भी डर गई। उसका अनुमान अब और पक्का हो गया कि डॉक्टर इशारे में उन्हीं को कह रहे थे। शिथिल निढाल सी विपुला कुछ भी न बोल पाने की स्थिति में जहां बैठी थी वहीं बैठी रही। उसकी आंखों के आगे अपना अतीत साकार हो उठा। नामी वकील जगदम्बा प्रसाद की पत्नी बनने से पूर्व विपुला कितनी चंचल थी, किंतु उसकी हंसी व अलहड़ता शादी के 7 फेरों के बीच ही शायद स्वाहा हो गई थी। ससुराल के एक ही चक्कर के बाद किसी ने मायके में उसे हंसते खिलखिलाते बात बात पर उलझते नहीं देखा। जगदम्बा प्रसाद के रौबदार व्यक्तित्व के आगे वह इतनी अदनी होती चली गई कि धीरे धीरे उसका अपना अस्तित्व ही विलीन हो गया। जगदम्बा प्रसाद के बेबुनियादी क्रोध पर कई बार उसके मन में आया कि छोड़ छाड़ कर मायके चली जाए, पर हर बार माँ उसे तमाम ऊंच नीच समझा और अपनी असमर्थता जता वापस भेज देती थी। जब प्रथम प्रसव में कन्या हुई तो विपुला पति की आंखों में उतरे क्रोध व शोक को देख कांप उठी थी। वकील साहब उपस्थित प्रियजनों के सम्मुख तो कुछ न बोले, किंतु एकांत पाते ही दांत पीस विपुला को यह जताना न भूले, लड़की ही पैदा करनी थी। विपुला के नेत्रों में आंसू डबडबा आए। वे चुपचाप मुंह दूसरी तरफ कर सिसकने लगी। दूसरी बार प्रसव कक्ष में सरबती भी विपुला के साथ थी। नवजात शिशुओं के रुदन के बीच ही सरबती का चेहरा लटक गया था। उसका मुख देख ही विपुला का चेहरा स्याह पड़ गया था। परिणाम तो सरबती के चेहरे पर परिलक्षित था, किंतु फिर भी उसने प्रश्न भरी निगाह सरबती पर डाली थी। सरबती अटक अटक कर बोली थी, मालकिन, अब के तो दोनों जुड़वा बिटियां हैं। विपुला पर तो मानो वज्र गिर पड़ा। वह उसकी ओर जीवनदान मांगती इतना भर कह पाई, सरबती कुछ सोच, वे बर्दाश्त न कर पाएंगे, और वह बेहोश हो गई। सरबती विपुला के दर्द और घाव को समझती थी, पर अनपढ़ गरीब किस बल पर उसका साहस बंधाती। उसको जो सूझा उसने किया। विपुला को घंटे भर बाद होश आया तो वकील साहब को तनिक संतुष्ट व प्रसन्न देख फटी आंखों से चारों तरफ निहारने लगी। कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही, या इतने वर्षों तक वह अपने पति को ही भली भांति न जान सकी। इतने में वकील साहब तन कर बोले, देखना, बेटे को बैरिस्टर बनाऊंगा, बैरिस्टर। वह चौंकी, मानो स्वप्न की दुनिया से वास्तविकता में आ गई हो। वकील साहब ने बेटे को उसकी बगल में लिटा दिया था। विपुला के कांपते हाथ अनायासी बच्चे के शिशन पर चले गए। वह मुंह ठगी सी कृतज्ञ सरबती की ओर ताकने लगी। थोड़ी देर बाद वकील साहब घर चले गए थे। विपुला ने दोनों हाथों से कंगन उतारते सरबती को इशारे से पास बुला पहना दिए और फफक कर रो पड़ी थी। सरबती ने धीरे से बताया था, चिंता ना करो बहू जी, एक डॉक्टर के बेटा हुआ है, उससे बदल लिया है। इसके बाद बड़ी देर तक सरबती खुसर फुसर कर बताती रही अपनी वीर गाथा कि कैसे नर्स को लोभ दिखाकर उसे यह सफलता मिली। विपुला सुन तो रही थी, पर पीड़ा भी उसे हुई इस कृत्य पर। फिर भी सरबती की कृतज्ञ थी, जिसने अपने गले में पड़ी सोने की चेन तुरंत नर्स के हाथ में रख दी थी। अचानक विपुला को वकील साहब ने जोरों से झकझोरा तो उसकी तंद्रा टूटी। वह हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। वे बोले, तुम अभी तक यहीं मुंह लटकाए बैठी हो। विपुला अपना सिर पकड़ बिना कुछ कहे वहां से चल दी। नलिनी ने पूछा, माँ, सिर में दर्द है। दीपक ने भी कहा, मैं सिर दबा दूं। विपुला इनकार में सिर हिलाती एक लंबी सांस खींच बोली, मुझे अकेला छोड़ दो, कोई बात मत करो। पर माँ, खाना तो खा लो, दीपक ने कहा तो विपुला शून्य में देखती हुई बोली, भूख नहीं है। इतना कह विपुला कमरे में सोने चली गई। नींद उसे कहाँ आनी थी। वह आंखों में आंसू भरे करवटें लेती रही, कभी अपनी कायरता पर रोती, कभी अपराध बोध त्रस्त कर देता। हाय, क्यों इतना भय समा गया था। किसी की कोख से बेटा छीन लेने का जो अपराध किया,
उससे तिल तिल जलती ही रही हूँ, कोई सुख नहीं पाया। इतने वर्षों तक घुट घुट कर जीती रही, पर अपने को कभी माफ नहीं कर पाई। अपनी ही नजर में जब व्यक्ति गिर जाए तो उसका जीना मरना एक समान होता है। अगले दिन विपुला नलिनी से ज्योति के घर का पता पूछ चली गई। उसे देखते ही डॉक्टर प्रशांत व्यंग से मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था आज आप में से कोई या दोनों पति पत्नी आओगे जरूर। इस कारण ही मैं क्लिनिक बंद करके घर में बैठा हूँ। फिर लंबी सांस छोड़ गंभीरता ओढ़ ली। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विपुला सिर झुकाए अपराधी की भांति कुछ क्षण सूखे होंठ चाटती रही। सहसा फूट फूट कर रो पड़ी। रुदन थमा तो बोली, डॉक्टर साहब, मैं आपकी अपराधिन हूँ, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। मैंने अपने स्वार्थ के कारण आपका बेटा छीना, पर विश्वास कीजिए, ये कदम मैंने बेटी बेटे के भेद के कारण नहीं, बल्कि अपने पति के भय से उठाया था। फिर भी कुछ भी हो, मैंने ये अपराध किया तो अपने स्वार्थ के लिए ही ना, इसीलिए सजा मिलनी ही चाहिए। ये सच है कि ज्योति मेरी ही बेटी है और दीपक आपका बेटा। मैं स्वीकार करती हूँ, सजा भोगने को भी तैयार हूँ। उसने अंतिम वाक्य सजल नेत्र ऊपर उठा सीधे उनकी आंखों में झांकते हुए कहा। डॉक्टर प्रशांत फिर भी चुप रहे। वह आगे बोली, आप अपना दीपक दावा करके ले लीजिए। क्यों, आज पति का भय नहीं रहा? भय आज भी है, परंतु उसको सहने की ताकत मुझ में पैदा हो गई है। जोर देकर निर्भीकता से बोली विपुला। ज्योति, जिसने सब कुछ सुन समझ लिया था, कमरे की ओर से उनके सामने आती हुई बोली, पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। इतना कह उनके पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर प्रशांत अचकचा गए। इस स्थिति की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने उससे उठाते हुए ताज्जुब से पूछा, तू कब कॉलेज से आई? छी, बेटियां पाँव नहीं पड़ती, तू रो क्यों रही है? पगली, तेरे बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। उसे दुलारते समझाते बोले, तू तो मेरे शरीर का हिस्सा है ज्योति। मैं दीपक लेकर क्या करूँगा जब ज्योति ही नहीं होगी? तू तो सचमुच मेरी ज्योति है। ये कहकर उन्होंने उसके सिर पर स्नेह से चपत लगाई और कहा, तू दुखी मत हो, हम ये शहर ही छोड़ देंगे। मैं जल्लाद नहीं हूँ जो तुझे ऐसी जगह झोंक दूं जहां बेटियों के जन्म का भय समाया हो। तू तो मेरा बेटा और बेटी दोनों ही हैं। नहीं पिताजी, मुझे पता है आप मुझे मानसिक रूप से असुरक्षित नहीं देखना चाहते हैं, पर मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? मैंने आज तक बहुत लाड प्यार और दुलार आपसे पाया है। यद्यपि मैं आपको खोना नहीं चाहती, पर आपको बेटे से वंचित रखना। चुप, जोर से बीच में ही उन्होंने टोका, बहुत बोलने लगी है। विपुला आगे बढ़कर ज्योति से आंखें मिलाने का साहस न कर सकी। गले लगाना तो दूर रहा। वह बोली, डॉक्टर साहब, मैंने आप जैसे महान व्यक्ति के साथ धोखा किया। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मैं दंड की ही अधिकारिणी हूँ। इतना कहकर वह फिर रोने लगी। डॉक्टर प्रशांत को विपुला पर क्रोध तो आ रहा था, पर वे उसे सजा नहीं देना चाह रहे थे। कुछ चिढ़कर बोले, जानती हैं, आपको भय तब क्यों लग रहा था? क्योंकि आप मोह में फंसी थी, और आज अपराध बोध से। शायद आपकी अपनी देह से ही ममता छूट गई है, इसीलिए भयभीत नहीं है। डॉक्टर साहब, सही कहा आपने। आज मैंने जान लिया है, जो मनुष्य भयवश झूठा आचरण करता है वह पशु से भी बदतर है। डॉक्टर प्रशांत के चेहरे की कठोरता कुछ कम हुई। उन्होंने सोचा, सजा के बजाय क्षमा अधिक वीरतापूर्ण कार्य है। क्षमा जो वीर पुरुष का भूषण है। अपने कुटुंब और प्रियजन के लिए जो सभी त्याग करते हैं, पर जो दूसरों के लिए करे वही प्रशंसनीय है। फिर अपकार का बदला अपकार नहीं बल्कि उपकार ही हो सकता है। जिस पौधे को उन्होंने सींचकर बड़ा किया ही नहीं, उससे मोह उत्पन्न होगा भी कैसे, और ना ही वह उन्हें अपना पाएगा। विपुला दोनों हाथ जोड़ बड़ी निर्भयता से परिणाम जानने के लिए उनके आगे खड़ी थी। डॉक्टर प्रशांत बड़ी दृढ़ता से बोले, आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, मैं इसी से प्रसन्न हूँ। अब आप जा सकती हैं। और हाँ, जो पहेली आपने आज तक अपने तक सीमित रखी है, आगे भी रख सकती हैं। मेरी ज्योति मुझे प्राणों से प्यारी है। शायद आप मेरा अभिप्राय समझ गई होंगी। विपुला आश्चर्य से कुछ पल उनकी ओर ताकती रही, फिर उनके चरणों में झुक गई। डॉक्टर साहब, आप सचमुच महान हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।